गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम बीए पाठ द्वितीय में अमेरिकी संविधान में सीनेट के संदर्भ में चर्चा करेंगे। जैसा कि कल मैंने आपको बताया कि सीनेट में जो विधायी मंडल है, व्यवस्थापिका है, उसको कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। कल हमने इस पर विचार विमर्श किया था और आपको मैंने कांग्रेस की शक्तियाँ और कांग्रेस का संगठन इसके बारे में बताया था। तो कांग्रेस के दो सदन हैं, ऊपरी सदन सीनेट है और निचला सदन प्रतिनिधि सदन है। तो बच्चों, विश्व में यदि आपसे पूछा जाता है कि कौन सा द्वितीय सदन ज़्यादा शक्तिशाली है, तो अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ पर कि द्वितीय सदन ज़्यादा शक्तिशाली है, जो कि है सीनेट। तो आज हम सीनेट के विषय में चर्चा करेंगे और इससे जुड़ी हुई जो पहलू हैं उन पर हम प्रकाश डालेंगे। इसकी शक्तियों के बारे में, जो कि इसकी बहुत ही व्यापक शक्तियाँ हैं, उसका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। तो अमेरिकी संविधान के द्वितीय सदन सीनेट के जब हम संगठन की बात करते हैं तो इसमें सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फिलाडेल्फिया सम्मेलन में सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया था कि प्रतिनिधि सदन जनसंख्या के आधार पर आएगा और सीनेट में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिलेगा, चाहे तो छोटा राज्य हो चाहे बड़ा हो। बच्चों, वहाँ पर अमेरिका में अभी 50 राज्य हैं, तो सीनेट की सदस्य संख्या 100 है, जो कि वहाँ प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुनकर यहाँ पे सीनेट में आते हैं। तो इस तरीके से सीनेट की सदस्यता की जब हम बात करते हैं तो किसी भी राज्य को सीनेट की सदस्यता देने से इनकार नहीं किया जा सकता जब तक कि वो राज्य खुद मना नहीं करे, तो देनी ही पड़ती है। हर राज्य का समान प्रतिनिधित्व है। तो ये तो इसके इंट्रोडक्शन की बात हो गई। अब इसके बाद आता है कि सीनेटर बनने के लिए क्या योग्यताएं होना आवश्यक है। तो पहली योग्यता है कि जो सीनेटर बनेगा, सीनेट का सदस्य बनेगा, उसकी 30 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी हो। दूसरा, वह उस राज्य का निवासी हो जहाँ से उसका प्रतिनिधित्व सीनेट में कर रहा है। सीनेट में जिस राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है उसका निवासी होना उसको जरूरी है। तीसरा ये कि कम से कम 9 वर्ष से संयुक्त राज्य अमेरिका में निवास कर रहा हो। ये योग्यताएं एक सीनेटर बनने के लिए बहुत ही आवश्यक है। दूसरा, अगर हम देखें तो सदस्यों का चुनाव, तो बच्चों प्रारंभ में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली थी जिसके आधार पर सीनेटर का चुनाव होता था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में क्या था कि जो राज्य के विधानमंडल थे वो सीनेटर को चुन के भेजते थे। जैसे हमारे भारत में देखो आप, राज्यसभा है, राज्यसभा में क्या होता है कि हर राज्य से जो सदस्य हैं वो चुनकर विधानमंडल वो राज्यसभा में भेज देता है, उसका कोई अलग से चुनाव नहीं होता है, लोकसभा का चुनाव होता है। तो उसी तरीके से अमेरिका में भी ये प्रणाली थी, लेकिन इसमें क्या था कि कई बुराइयां व्याप्त हो गई और कई बार ऐसा हुआ कि राज्य विधानमंडलों में इतने आपस में इतना मनमुटाव हो गया कि सीनेटर सीनेट में गए ही नहीं। कई राज्यों से 2 सीनेटर की बजाय 1 सीनेटर ही गया और कुछ राज्यों से तो कई बार 1 सीनेटर भी नहीं गया। तो इस चीज़ को देखते हुए वहाँ पर ये सुधार प्रस्ताव आया कि इस अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को प्रत्यक्ष रूप से कर दिया जाए। तो इस तरीके से 1912 में 17वां संविधान संशोधन हुआ और उस संशोधन 1913 में पारित हुआ और तब से सीनेट के सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। इसी कारण सीनेट का महत्व बहुत ही बढ़ गया। अब सीनेट के सदस्य हर राज्य में जिस तरीके से अपने यहाँ लोकसभा के चुनाव होते हैं वहाँ सीनेट के चुनाव होते हैं, प्रत्याशी खड़े करते हैं, उनका एक दिन निश्चित होता है, उनके अलग अलग दल अपनी अपनी उसमें चुनाव प्रचार करते हैं, फिर वहाँ पे वोट होते हैं और जो बहुमत होता है उसके आधार पे जो जीतता है वो सीनेट के सदस्यों के रूप में सीनेट में आता है। तो इस तरीके से ये इसके सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया है। गणपूर्ति, बच्चों सबसे पहले तो ये बात उठती है कि गणपूर्ति होती क्या है। गणपूर्ति का अर्थ होता है कि किसी भी सदन की कार्यवाही को होने के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या। तो ये संख्या सीनेट में, इस संख्या का निर्धारण कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत के आधार पर किया जाता है। तो अगर कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत के आधार पर सदस्य हों तो सीनेट के जो अधिवेशन हैं और सीनेट की जो बैठकें हैं वो सुचारू रूप से संपन्न की जाती हैं। इसके बाद वेतन भत्ते उन्मुक्तियाँ, तो प्रतिनिधि सदन और सीनेट दोनों को समान रूप से वेतन भत्ते दिए जाते हैं और बराबर के दर्जा इनको प्राप्त है। अधिवेशन प्रतिनिधि सदन और सीनेट के एक साथ ही
शुरू होते हैं। जनवरी माह जो कि वहाँ निश्चित है 3 जनवरी को ये प्रारंभ होते हैं, जुलाई तक चलते हैं और इसमें सभी विषयों पर विचार विमर्श किया जाता है। कई विधेयक इसमें पारित किए जाते हैं दोनों सदनों के द्वारा। और यदि कभी युद्ध की आशंका हो, यदि कोई आपात स्थिति हो जाती है या कोई विशेष विपदा आ जाती है तो उस समय अधिवेशन जुलाई से आगे भी बढ़ जाते हैं। सभापति और अन्य पदाधिकारी, यूएसए का जो उपराष्ट्रपति है वो सीनेट का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति किसी दल से संबंधित नहीं होता है, निष्पक्ष रूप से दल का सभापतित्व करता है, दल में अनुशासन बनाए रखता है और जब पक्ष और विपक्ष में जब मत पड़ते हैं और कभी मत बराबर बढ़ जाते हैं तो इसे निर्णायक मत देने का अधिकार होता है, तो तभी ये निर्णायक मत की प्रयोग करता है। सीनेट की कार्यवाही के सुनिश्चित नियम हैं। सीनेट एक सामयिक अध्यक्ष होता है। जब उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो ये सामयिक अध्यक्ष सीनेट की अध्यक्षता करता है। इसके बाद बच्चों कुछ परंपराएं हैं जो कि सीनेट में हमें दिखाई देती हैं। सबसे महत्वपूर्ण परंपरा है फिलीबस्टर परंपरा। सीनेट की कार्यवाही की एक विशेष बात फिलीबस्टर है। फिलीबस्टर जो परंपरा है ये सीनेट के संचालन में इसको सबसे बड़ा दोष माना जाता है। फिलीबस्टर परंपरा क्या है? इस परंपरा के अंतर्गत प्रत्येक सीनेट के सदस्य को यानी सीनेटर को अनिश्चित काल तक बोलने का अधिकार है। अगर वो चाहे तो पूरे 1 दिन भी बोल सकता है, 2 दिन भी बोल सकता है, उसके ऊपर कोई भी समापन का नियम जो है वो लागू नहीं होता है। तो इस कारण क्या होता है, सीनेट की कार्यवाही बहुत ही लंबी चल जाती है, उस पर कोई प्रतिबंध लागू नहीं होता है। केवल इतना प्रतिबंध है कि कोई भी एक सदस्य 1 दिन में 2 बार से अधिक नहीं बोल सकता है ना, 2 बार से ज़्यादा वो नहीं बोल सकता है। संशोधनों पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होता। संशोधन यदि कभी रखे जाएं तो कोई सदस्य 3 बार भी बोल सकता है, लेकिन अगर कार्यवाही हो एक सदस्य ने 2 बार बोल लिया तो उससे ज़्यादा नहीं बोल सकता। लेकिन यदि कोई एक सदस्य 1 बार उठ गया और वो बोलना शुरू किया तो आप उसको रोक नहीं सकते। लेकिन इस वर्तमान में क्या हुआ कि इस प्रथा का दुरुपयोग हो रहा है। कई बार सीनेट की जो कार्यवाही है इसको स्थगित करने के लिए, लंबा बढ़ाने के लिए जो सदस्य हैं वो इसका दुरुपयोग करते हैं। तो इस तरीके से सदन के कामकाज में रुकावट डालने की दृष्टि से अनावश्यक रूप से किए जा रहे इस विवाद को फिलीबस्टर कहा जाता है। तो ये तो बच्चों आज मैंने आपको सीनेट का जो ऊपरी ढांचा है उसके संदर्भ में अवगत कराया। आगे हम सीनेट की शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे।